नमस्कार। हम यहाँ पे इकॉनमी पीटी 365 देखने वाले हैं। उसमें हम पहला टॉपिक जो करने वाले हैं यहाँ पे वो है फिस्कल पॉलिसी। इसके बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी को करेंगे और इसके साथ साथ एक और टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ। ये दो टॉपिक्स को देखेंगे। यू आर वॉचिंग IAS PCS फैक्ट्री। यहाँ पे हम स्टेट फाइनेंस देखते हैं। देखिए, इकोनॉमी सेक्शन में ना ट्रेंड देखना पड़ता है और कुछ की टर्म्स होते हैं, उनके डेफिनेशंस और कुछ रिपोर्ट्स जो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं स्टेट फाइनेंसेस स्टडी ऑफ बजट 2021-22। यह किसने जारी किया? तो आप सीधे याद रखेंगे RBI ने जारी किया। अब आइए इसकी कुछ फाइंडिंग्स को देखते हैं। कंबाइंड डेब्ट टू GDP रेशियो कितना था? 31% मार्च 2021 के एंड में। लेकिन NK सिंह कमेटी जो FRBM पे बनी थी, इसने तो कहा था कि 20% रहना चाहिए था 2022-23 तक, यानी अभी भी ये काफ़ी हायर वैल्यू है। रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीट देखेंगे तो स्टीडली इंक्रीज कर रहा है। ये बस ट्रेंड देखना होता है इसमें। मार्केट बोरोइंग हमारी जो डेप्ट है उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट है। FT यानी राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट 2019-20 में 2.9% था, जबकि 2020-21 में 4.1% हो गया। पब्लिक डेप्ट ऑफ स्टेट्स ये भी इंक्रीज किया 17.2% से 25.1%। ये ईयर देख लेंगे 2011-12 से 2021-22, 10 साल में। स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, यानी कि 45% ऑफ द टोटल रेवेन्यू रिसीट, जो कि GSDP का 6.7% है। 2021-22 का ये डेटा है। देखिए, पूछेंगे इतना डेटा याद करना, कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है और कई बार ट्रेंड पूछा जाता है। सो यू हैव टू एटलीस्ट कीप दीज थिंग्स इन माइंड। Property tax collection of course lower हुआ है if you compare with the developed countries, because it is only 0.2% of the GDP. And what has been the reasons? What have been the reasons? Then property का undervaluation और income tax का incomplete records का होना, और यही कारण है कि हम property tax को ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आइए आगे देखते हैं कि सेंटर से यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। बेसिकली वी विल लुक इनटू 3 स्टेप्स। पहला ये है कि उनकी जो FT लिमिट्स है फिस्कल डेफिसिट की, उसको 3% से बढ़ा करके 5% कर दिया है। और इस जो 2% इंक्रीज हुआ है उसमें 1% जो इंक्रीज है दैट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स, और चारों को 0.25% का दिया गया है, यानी 1% हो जाता है। वन नेशन वन राशन कार्ड, दूसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तीसरा है अर्बन लोकल बॉडीज के रिफॉर्म्स पे, और चौथा है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है अप टू 15,000 करोड़, और उसको रीपे करना होगा 50 साल में। फिर 80,000 करोड़ रिलीज किया है फॉर दी नेशनल हेल्थ मिशन ग्रांट्स। नाउ RBI ने राज्यों को सपोर्ट करने के लिए क्या किया है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में कुछ रिलैक्सेशन दी है। एंड WMA का मतलब होता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस, तो इसको एडवांस कर दिया है, मतलब इंक्रीज कर दिया है। देखिए, WMA क्या होता है ना कि RBI helps states to tide over temporary mismatches in cash flow of receipts and payments। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कुछ भी रिसीट्स और पेमेंट्स में अगर टेम्पररी कुछ मिसमैच हो जाता है तो RBI टेम्पररली हेल्प कर देता है राज्यों को, तो उससे उनका जो काम है वो चलता रहता है। यही WMA होता है। आगे हम इसको देखेंगे। नाउ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसके बाद हमारा टॉपिक है, इसको हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे। न्यूज़ में क्या था, क्योंकि RBI ने अलाउ कर दिया है जो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ताकि वो GSEC यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकें और वो गिल्ट अकाउंट खोलेंगे। हम देखेंगे आगे कि गिल्ट अकाउंट क्या होता है अंडर RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम, इसी स्कीम के अंतर्गत। नाउ दूसरा न्यूज़ था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू सोन जॉइन ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस। ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स जो होता है उसमें ये GSEC को ये ज्वाइन करेगा। नाउ अब पूछेंगे GSEC होता क्या है, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का एक डेप्ट ऑब्लिगेशन होता है कि कितना, मतलब जैसे कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब इशू होता है ना, तो उस पर पैसे वगैरह ले सकते हैं। आप सिंपल शब्द में ऐसे समझिए, ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकता है या राज्य सरकार इशू कर सकती है, और इसके पे इंटरेस्ट रेट पे होता है ऑन द फेस वैल्यू। हम आगे ट्रेजरी बिल से इसको कंपेयर करेंगे जिसमें इंटरेस्ट रेट नहीं पे करना पड़ता है। 2 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म जो 1 साल से कम का होता है, और लॉन्ग टर्म जो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का होता है। इसमें कि ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट, केवल केंद्र सरकार जो है वो केवल ट्रेजरी बिल्स
एंड एज वेल एज द बॉन्ड्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है कि लेकिन राज्य सरकार के पास पावर है कि वो केवल बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है, जिसका नाम है स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स। अच्छा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम कहते हैं रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखेंगे ना तो इसमें रिस्क होता नहीं है। अब मोदी जी या कहाँ भाग करके जाएंगे, ठीक है। गिल्ट अकाउंट क्या होता है? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को फॉर इट इज पर्पस क्या है इसका कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को होल्ड करना, और ये किसी एंटिटी या पर्सन के द्वारा खोला जाता है और आरबीआई इसका परमिशन देता है। फेमा 2000 इस पे अप्लाई होगा, फॉरेन एक्सचेंज वाला। अगर कोई पर्सन आउटसाइड इंडिया में रहता है तो ट्रेजरी बिल्स क्या होता है? यह एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू करता है फॉर 91, 182 एंड 364 डेज। इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किया जाता है। इट इज रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू जब इसका मैच्योरिटी पीरियड हो जाता है, एंड इसको जीरो कूपन सिक्योरिटी कहते हैं। और इस पे अभी मैंने बताया था ना कि कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, यानी पहले से ही इशू करते टाइम ही ना कम दाम पे किया जाता है और जितना फेस होता है उतना ही पे करना पड़ता है ना। बेनिफिट्स क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के? ये वैसे प्रीलिम्स में ज़्यादा हेल्प करेगा नहीं, बट स्टिल आप देख लीजिए कि कई बार पूछा जा सकता है मल्टीपल स्टेटमेंट्स में कि ये सेकेंडरी मार्केट में इजीली इसको बेचा जा सकता है अगर कैश की ज़रूरत पड़ी तो। कोलैटरल के रूप में यूज किया जा सकता है रेपो मार्केट में अगर फंड्स को बोरो करना हो तो। अट्रैक्टिव यील्ड्स मिलते हैं लाइक आयल बॉन्ड्स, उदय बॉन्ड्स से। आरबीआई को हेल्प करता है ये लिक्विडिटी को मैनेज करने में थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और मैक्सिमम सेफ्टी प्रोवाइड करता है क्योंकि इस पे सोवरेन कमिटमेंट होता है, और फ्लैक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देता है इन्वेस्टर्स को थ्रू वाइड रेंज ऑफ मैच्योरिटीज, क्योंकि 91 डेज से लेकर के 40 साल तक का मैच्योरिटी है, तो ऑप्शंस तो ज़्यादा है। रिस्क क्या है? रिस्क है कि कई बार इसको बायर नहीं मिलता है तो सेल करने में दिक्कत आती है। फिर मार्केट का रिस्क है, उतार चढ़ाव प्राइसेस का। इशू कौन करता है? तो आरबीआई करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन में। इशूइंग प्लेटफॉर्म ई कुबेर और कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म आरबीआई के है। क्लियरिंग एजेंसी कौन सी है? तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक्ट एज ए सेलर एज वेल एज द बायर, ये दोनों का काम करता है इन द एक्चुअल ट्रांजेक्शन। नाउ कुछ इनिशिएटिव्स देखते हैं। जैसे आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, ये इट इज़ फॉर दोज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो प्राइमरी ऑक्शंस में बिड करते हैं एंड बाई एंड सेल द गवर्नमेंट बॉन्ड्स लाइक जीसेक, एसडीएल, गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। कोई फी इस पे चार्ज नहीं किया जाता है किसी भी सर्विसेज में। दूसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम, ये भी आरबीआई का है टू परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर्थ 1 लाख करोड़ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2022। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, ये आरबीआई का है टू प्रोवाइड 1 ईयर टू 3 ईयर, यानी 1 साल से लेकर के 3 साल तक का मनी बैंकों को एट द प्रिवेलिंग रेपो रेट एक्सेप्टिंग, और इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एक्सेप्ट करता है। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है? बेसिकली बाइंग लॉन्ग टर्म डेप्ट वाइल सेलिंग द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, मतलब आप लॉन्ग टर्म डेप्ट को खरीदते हैं और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को सेल करते हैं। इससे क्या होता है ना कि बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाता है, मतलब साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इससे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म में काफी कम हो जाता है। जिससे ऑनरशिप अगर देखेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, तो कमर्शियल बैंक 38% एंड इंश्योरेंस 25%। नाउ दूसरा था कि इसके अलावा, नाउ अगला न्यूज है कि रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। ये न्यूज में ये था क्योंकि 2012 में जो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ लाया गया था, इसको हटा लिया गया है, अभी स्क्रैप कर दिया गया है, और कोई भी पैसा जो पे किया गया था उसको लौटाया जाएगा, लेकिन कोई भी इंटरेस्ट नहीं लौटाया जाएगा। फायदा है ट्रांसपेरेंसी, स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी इन द टैक्स रिजीम, एंड इन्वेस्टमेंट इससे बढ़ेगा क्योंकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। नाउ रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स होता क्या है? ये बैकवर्ड लुकिंग टैक्स है, ताकि अगर कोई टैक्स एनोमली है तो उसको हटाया जा सके। कोई नया चार्ज लगाया जाता है, एडिशनल चार्ज लगाया जाता है ऑन द पास्ट ट्रांजेक्शन्स, कि कोई अगर लीगल लूपहोल्स का कंपनी फायदा ना उठा सके। पीछे के डेट से इसको अप्लाई किया जाता है। भारत में 2012 में लगाया गया था ऑन द कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। जो भारत में एसेट्स लोकेटेड हैं उनका इनडायरेक्ट ट्रांसफर करके जो कंपनियां फायदा उठा रही थी। नेक्स्ट है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। न्यूज़ ये था कि ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इसने निकाला है 2 पिलर मॉडल रूल्स। तो पूछा जा सकता है 2 पिलर मॉडल रूल्स किससे संबंधित है? तो ओईसीडी से। फॉर द डोमेस्टिक कितना परसेंट लगेगा? तो 15%। गूगल और अमेजॉन जैसी जो कंपनीज हैं
उनको विल पे टैक्सेस टू कंट्रीज वेयर दे आर सेलिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल प्रेजेंस। वो कहाँ है इससे मतलब नहीं है, वो कहाँ बेच रही हैं इससे मतलब है, वहाँ पे उनको पे करना पड़ेगा। ये होता क्या है, तो इट इज पार्ट ऑफ द इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑफ बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीड अपॉन बाय G20 एंड OECD। BEPS, अब यही BEPS क्या होता है, तो MNCs कुछ गैप्स इन मिसमैचेस का ना टैक्स रूल्स में फ़ायदा उठाती हैं टू आर्टिफिशियली शिफ्ट देयर प्रॉफिट्स टू, मतलब उन लोकेशंस में अपने प्रॉफिट्स को शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे कम टैक्स लगता है, ज़्यादा टैक्स लगता है, तो यही फ़ायदा ये लोग ना उठा पाए उसके लिए है। फिर एक शब्द है ग्लोब रूल्स, ये क्या है, टू इंश्योर लार्ज MNCs पे मिनिमम लेवल ऑफ टैक्स। अगेन सेम बात है कि जो बड़ी बड़ी MNCs हैं वो अपना टैक्स को पे करें ऑन इनकम अराइजिंग इन ईच ऑफ द ज्यूरिस्डिक्शंस दे ऑपरेट, और कहाँ पे करेंगे, वेयर दे आर ऑपरेटिंग। ओके, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, ये क्या होता है, जैसे RBI पैसा को मुद्रित किया, प्रिंट्स द करेंसी, ताकि अगर कोई भी डेफिसिट स्पेंडिंग गवर्नमेंट का करना हो तो उसके लिए पैसा गवर्नमेंट को वो दे सके, यानी कह लीजिए कि एक तरह से मतलब रुपया को प्रिंट करना। हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं जब बहुत ज़्यादा लार्ज सम्स ऑफ न्यू मनी आर प्रिंटेड, ताकि स्टिमुलेट किया जा सके इकोनॉमी को ड्यूरिंग ए क्राइसिस लाइक रिसेशन। टाइमलाइन अगर आप देखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट देख लेंगे, 1997 तक एडहॉक ट्रेजरी बिल आया, फिर अभी मैं बात कर रहा था WMA का, ये 1 अप्रैल 1997 से आया, फिर कंप्लीट बैन लगा दिया गया डायरेक्ट मोनेटाइजेशन पे अंडर FRBM एक्ट 2003, और ये चला 2006 से 2018 तक, यानी इम्प्लीमेंटेशन हुआ। फिर एक एक्सेप्शन क्लॉज मोदी जी के गवर्नमेंट में आया और कि हाँ ठीक है, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन को कुछ कंडीशंस के तहत अलाउ किया जा सकता है। फ़ायदा क्या है, फिनांस रिकवरी, डिफ्लेशन को मिटिगेट करेगा और मॉडरेट इन्फ्लेशन को प्रमोट करेगा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, लिक्विडिटी फिनेंशियल सिस्टम में इन्फ्यूज होगा, टैक्स जो फ्यूचर टैक्स बर्डन्स हैं वो कम होंगे, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट्स आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशंस बाय इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। कंसर्न्स भी बहुत सारे हैं, जैसे हाई इन्फ्लेशन हो सकता है क्योंकि अनप्रोडक्टिव स्पेंडिंग होगी, RBI की क्रेडिबिलिटी घट सकती है, और फिस्कल कंसोलिडेशन डिसइंसेंटिवाइज हो सकता है। लिक्विडिटी कई बार इससे नहीं भी बढ़ती है क्योंकि जो मनी है वो कई बार बैंकिंग सिस्टम में ही रह जाता है RBI के पास, क्योंकि बैंक्स जो है उसको, जो आपने सुना होगा ना कि ट्रांसमिशन ऑफ मनी, वो नहीं हो पाता है, और करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा, और करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा तो RBI फॉरेक्स रिजर्व्स का यूज करेगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस जैसी सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं। अगला है डिफरेंट वेज ऑफ फाइनेंसिंग FD। फिस्कल डिफिसिट को कैसे फाइनेंस किया जाता है, जैसे एक है कि कैपिटल मार्केट से बोरो किया जाए, जैसे कि ट्रेजरी बिल बॉन्ड्स, इसके दो तरीके हैं, इंटरनल डेप्ट यानी कि विद इन कंट्री बोरो किया जाए, दूसरा एक्सटर्नल डेप्ट। अच्छा, अन्य तरीका है कि टैक्स को रेज किया जाए, उसके बाद तरीका है कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन जिसका हम ऊपर बात कर रहे थे, उसके बाद है कि इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन। ये कैसे होता है, थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी RBI बॉन्ड्स को खरीदता है फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट बाय प्रिंटिंग फ्रेश मनी। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। सुने होंगे आप नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, तो वो है NIP और ये है NMP। पहले जानते हैं कि एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है। किसी भी एसेट्स को जब आप इकोनॉमिक वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो उसे एसेट मोनेटाइजेशन कहते हैं। ये पार्ट है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट का, और ये डिसइन्वेस्टमेंट से डिफर करता है क्योंकि गवर्नमेंट जो है इसका अभी भी ऑनर होता है, और ये ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स होती हैं, और जो भी पैसा मिलता है उसको फर्दर इन्वेस्ट कर दिया जाता है। नाउ NMP के बारे में हम कुछ और जानते हैं कि यहाँ पे अब NMP यहाँ से शुरू होता है, ये तो एसेट मोनेटाइजेशन था, नाउ NMP यहाँ शुरू होता है कि यह एक रोड मैप है ताकि एसेट्स को मोनेटाइज किया जा सके विभिन्न जो ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स है अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। ग्रीन फील्ड क्या होता है, नया होता है, और ब्राउन फील्ड पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो NMP को टर्मिनस होगा NIP से, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, और ये NIP किया गया था 2019 में, ताकि एक कॉमन फ्रेमवर्क को इवॉल्व किया जा सके फॉर मोनेटाइजेशन ऑफ द कोर एसेट्स, and it does not include the monetization through the disinvestment and monetization of the non-core assets, यानी disinvestment and non-core assets को include नहीं करता है। टोटल इसमें 6 लाख करोड़ होंगे 4 साल के लिए 2022 से 25 तक, जबकि NIP में देखेंगे तो 111 लाख करोड़ है, और ये राइट्स को मोनेटाइज करता है न कि ऑनरशिप को, एंड ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है। नाउ अगला है लैंड बैंक क्या होता है। न्यूज़ में था क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड मैनेजमेंट जो है DIPAM, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है, इसने स्ट्रक्चर को फाइनलाइज किया है फॉर द लैंड बैंक कंपनी, ताकि ये लैंड पार्सल्स को सेल कर सके, वैसे लैंड पार्सल्स जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के पास है। नाउ लैंड बैंक होता क्या है, यह एक गवर्नमेंट एंटिटी या एक नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन
जो मैनेज करता है जो वैकेंट प्रॉपर्टीज या वैकेंट लैंड है, खाली जो लैंड पड़ा होता है ना उसी के लिए, या फिर टैक्स जो डेलिंक्वेंट प्रॉपर्टीज है, मतलब वो ऐसी प्रॉपर्टी जो टैक्स को नहीं चुका पा रही हैं, ठीक है, तो उनके लिए। ओके, नाउ ये कब शुरू हुआ था? तो 1990s की डिकेड में शुरू हुआ था बाय द स्टेट गवर्नमेंट। फायदा क्या होगा? लैंड यूज काफ़ी इफिशियंटली होगा, क्योंकि भारत में 17.7% एंड 17.7% पॉपुलेशन रहता है, बट 2.4% लैंड है। गवर्नमेंट लैंड का फास्ट डिस्पोजल हो सकेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी तेज होगा जैसे कि चाइना में हुआ, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल काफ़ी बढ़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, क्योंकि और ये लार जो एक्ट था यानी लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013, इसको ओवरकम किया जा सकेगा। लैंड मार्केट के ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी आएगी, जुडिशरी पर जो बर्डन है वो घटेगा। ओके, नाउ थोड़ा सा लार एक्ट जब आया था चर्चा में तो उसको देख लेते हैं। इसने रिप्लेस किया था लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 को, और इसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को मैंडेटरी कर दिया गया सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, एक्सेप्ट कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे कि कुछ अर्जेंट नेचर के प्रोजेक्ट्स थे या फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जहां पे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA रिक्वायर्ड था। नाउ रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट कंपलसरी कर दिया गया। कंपेंसेशन गांव का जो लैंड है उसमें 4 टाइम और शहर के लैंड में 2 टाइम ऑफ द मार्केट वैल्यू। मैंडेटरी कंसेंट लेना था 70% जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनका, अगर कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है, और 80% यदि कोई प्राइवेट कंपनी का प्रोजेक्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेशनल MPI 2021। MPI का मतलब है मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। देखिए ये नीति आयोग का है और 2021 में पहली बार इसको पब्लिश किया गया। नीति आयोग UNDP यानी यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफॉर्म पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी OPHI के साथ मिल करके इसको किया। ना अगर UNDP के बारे में देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, एंड OPHI का जो कॉन्सेप्ट है ये अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच पर आधारित है। ना अब पूछेंगे कि नेशनल MPI ग्लोबल MPI से कैसे वैरी करता है, तो 2 एडिशनल क्राइटेरिया हैं। जैसे ग्लोबल MPI में 10 क्राइटेरियाज हैं, तो इसमें 2 एडिशनल क्राइटेरिया है। एक हेल्थ के अंतर्गत एंटीनेटल केयर को जोड़ा गया है, और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग के अंतर्गत बैंक अकाउंट को जोड़ा गया है। टोटल 12 इंडिकेटर्स है इसमें, और रेफरेंस पीरियड इसका 2015 से 16 NFHS 4 का डेटा है। वैल्यू इसका 0 से 1 तक रेंज करता है, और जितना ही हायर वैल्यू होगा उतनी ही ज़्यादा गरीबी होगी। सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में देखा गया 51.91%, दूसरे नंबर पे झारखंड और तीसरे पे यूपी। सबसे कम गरीबी केरला, देन पुडुचेरी एंड देन लक्षद्वीप। अब आइए हम देख लेते हैं कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है। ये रिलीज किया जाता है UNDP एंड OPHI, जिसकी हम ऊपर बात कर रहे थे 2010 से, और ये UNDP का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का पार्ट बनता है। 3 डिमेंशंस हैं, 10 इंडिकेटर्स हैं इन तीनों डायमेंशन को मिला के। पहला डायमेंशन है हेल्थ, इसमें न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टालिटी है। दूसरा डायमेंशन है एजुकेशन, जिसमें स्कूल अटेंडेंस एंड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है। तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स हैं। नाउ इसके वैल्यू 0 से 1 तक होते हैं, और यदि कोई व्यक्ति 1/3 या इससे ज़्यादा अगर इन 10 का हम वेटेड इंडिकेटर्स को लेते हैं, उससे ज़्यादा में डिप्राइव्ड है, इसका मतलब वो मल्टी डिमेंशनली पुअर है। अच्छा, ये इसमें सबका मतलब वेट जो है ना वो अलग अलग है, लेकिन आपको वेट याद रखने की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है वेटेड। बस आप इतना कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ग्लोबल MPI 2021 में देखा पहली बार ऐसा हुआ कि एथनिसिटी, रेस, कास्ट, जेंडर, इसको डिसएग्रीगेटेड डेटा प्रोवाइड किया गया, और इंडिया का रैंक 62 आया आउट ऑफ 109 कंट्रीज, और इंडिया का MPI वैल्यू था 0.123। 123 ऐसे याद कर लेंगे, 0123। ओके, हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर इंडिया में देखे गए, 2 नंबर पे नाइजीरिया और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान। नाउ अर्लियर अटेम्प्ट्स टू डिफाइन पॉवर्टी, पहले पॉवर्टी का सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने उन्होंने किताब लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में। उसके बाद नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में, बॉम्बे प्लान 1954 में, प्लानिंग कमीशन का वर्किंग ग्रुप 1962 में, डांडेकर एंड राथ 1971, अलग कमेटी 1979, लकड़ावाला कमेटी 1991, तेंदुलकर कमेटी सुरेश तेंदुलकर हैं ये 2009, और सी रंगराजन कमेटी 2014। अब आइए हम देखते हैं फिनेंशियल इंक्लूजन। सबसे पहले तो फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ये RBI जारी करता है, और इसका कोई भी बेस ईयर नहीं है। RBI का फिनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के कोई इनिशिएटिव है, 2 इनिशिएटिव्स हैं, इनको आप देख लेंगे। ये है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फिनेंशियल इंक्लूजन 2019 से 24, एंड देन नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फिनेंशियल इंक्लूजन 2020 से 25। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं, ये RBI का था, अब यहाँ गवर्नमेंट का हम देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 18 से 50 साल के लिए।
प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 साल के लिए और अटल पेंशन योजना 18 से 40 साल के लिए। प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना है, इसमें 43.40 करोड़ अकाउंट्स 2021 तक खोल दिए गए थे। और नोट करने वाली बात है कि जो भी अकाउंट्स खोले गए उसमें आधे से अधिक अकाउंट्स महिलाओं के नाम है और 2/3 से ज़्यादा अकाउंट्स रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया में खोले गए। 5 करोड़ अकाउंट में डीबीटी आए। देखिए, अब ये कहेंगे इतना डेटा क्या जरूरत है, इतना डेटा आप मेंस में यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि प्रीलिम्स में ना पूछे बट मेंस में यूटिलाइज कर सकते हैं। डिपॉजिट्स इंक्रीज हुआ 6.3 टाइम 2015 से 2021 में। जन धन दर्शक ऐप शुरू किया गया ताकि बैंकिंग टच पॉइंट्स जैसे कि बैंक ब्रांचेज, एटीएम, पोस्ट ऑफिस उनको लोकेट किया जा सके और वैसे विलेजेस की पहचान की जा सके जो बैंकिंग टच पॉइंट से 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर है। अच्छा, पीएमजेडीवाई का कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि 6 पिलर्स क्या हैं जनधन योजना के। तो पहला है कि यूनिवर्सल एक्सेस हो, सबको मतलब बैंकिंग सर्विसेज मिले। क्रेडिट गारंटी फंड को बनाया जाए। लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट किया जाए। पेंशन स्कीम फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ ₹10,000 एंड माइक्रो इंश्योरेंस। नाउ कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं फिस्कल पॉलिसी पे, जैसे कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। ये क्या होता है कि रेशियो ऑफ द पब्लिक डेब्ट टू जीडीपी, यानी ये कंट्री को कितना, दिस इज द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू पे बैक इट्स डेब्ट। एफआरबीएम में कहा गया कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो सेंट्रल गवर्नमेंट का 40% तक घटा करके लाया जाएगा और स्टेट्स गवर्नमेंट का 20% तक 2024-25 में। नाउ व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? ये बस इतना समझिए, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है अगर उसमें से गवर्नमेंट की आमदनी को घटा देंगे तो हमको फिस्कल डेफिसिट मिल जाएगा। ई द्वार क्या है? तो ये एक ई फाइलिंग पोर्टल है ऑफ द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल और ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने शुरू किया है। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है? तो सप्लीमेंट्री ग्रांट एक एडिशनल ग्रांट है, जो भी रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर है, जितना खर्च किया जाना है, अगर उसमें कोई पैसा घट जाता है और उसमें जो ग्रांट दिया जाता है उसको सप्लीमेंट्री ग्रांट कहते हैं और ये आर्टिकल 115 में है। गिनी कोएफिशिएंट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की इनइक्वालिटी को ग्लोबल लेवल पे मापता है और जो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो इसका करता है गिनी कोएफिशिएंट का, उसको कहते हैं लॉरेंज कर्व। और 0 या 0% दिखाता है कि परफेक्ट इक्वालिटी है और 1 या 100% दिखाता है कि परफेक्ट इनइक्वालिटी है। नाउ के शेप्ड रिकवरी क्या होती है? के शेप्ड रिकवरी नॉर्मली रिसेशन के बाद आती है, जब जो डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी रिकवर करते हैं डिफरेंट रेट्स, डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के साथ। यानी जो अलग अलग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है ना, एक साथ ग्रो नहीं कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप समझेंगे तो जैसे मान लीजिए कि रियल एस्टेट इंडिया में जो रेजिडेंशियल सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा था, लेकिन ऑफिस सेगमेंट नहीं ग्रो कर रहा था। यही अगर जॉब्स के सेंस में देखेंगे तो हाई स्किल्ड वर्कर्स उतने अफेक्ट नहीं हुए कोविड के कारण जितने लो स्किल्ड वर्कर्स हो गए। तो वही कह रहा है कि सर्टेन इंडस्ट्रीज और इंडिविजुअल्स पुल आउट ऑफ रिसेशन व्हाइल अदर्स स्टैग्नेट, जैसे कि इंडिया का रियल एस्टेट का हमने एग्जाम्पल दिया। फ्रेंड्स, हम बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी को आगे करेंगे। देखिए, प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा ये माइक को लेकर के, पता नहीं ये माइक का प्रॉब्लम है या शायद टैब का प्रॉब्लम है। आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट आउट। अगर कुछ भी संभव नहीं होगा अंत में तो हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद।